किसने इतनी खौफनाक वायलेंस पैदा की कि ट्रेन स्टेशन पर खामोशी से आती थी। ऑफिशियल डेथ टोल 2 मिलियन तक एस्टिमेट की जाती थी। एक भूला हुआ प्रपोजल जो खून खराबे को रोक सकता था। फिर जुलाई 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने एक फेटफुल मिस्टेक की। सर साइरस रैडक्लिफ जिन्होंने ये लाइन ड्रा की थी, वो खुद इतना शर्मिंदा और इतना डर गए कि उन्होंने अपनी पील लेने से इनकार कर दिया। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1947 की गर्मियों में एक ब्रिटिश लॉयर जिसने आज तक इंडिया नहीं देखा था, उसने मैप पर एक लाइन ड्रा की। इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि पूरी वीडियो में ज्यादातर बातें इस लाइन के इर्द गिर्द है। ये सिंगल लाइन 14 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालने पर मजबूर करेगी, जो इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी मास माइग्रेशन थी। किसने इतनी खौफनाक वायलेंस पैदा की कि ट्रेन स्टेशन पर खामोशी से आती थी, लाशों से भरी हुई। ऑफिशियल डेथ टोल 2 मिलियन तक एस्टिमेट की जाती है, लेकिन रियल नंबर शायद तारीख में खो गया है। इस इवेंट को पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस इवेंट को अक्सर गम से और मजहबी दुश्मनी की बिना पर पढ़ाया जाता है, लेकिन जरा सोचें क्या हो कि अगर ऐसा होना जरूरी नहीं था। क्या हो अगर एक सीक्रेट प्लान था, एक भूला हुआ प्लान, एक भूला हुआ प्रपोजल जो खून खराबे को रोक सकता था, तो साउथ एशिया के मैप को हमेशा के लिए बदल सकता था। ये उस डील की स्टोरी है जिसको रिजेक्ट किया गया और वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और उसके बाद आने वाली एब्सोल्यूट तबाही। ये उन बंद कमरों में होने वाली नेगोशिएशंस की अनटोल्ड स्टोरी है, जिनकी कैलकुलेशन से ये पूरा वाकया पेश आया। ये समझने के लिए कि एक कंट्री 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होता है, उन फोर्सेस को समझना होगा जो इसको तोड़ने में लगी हुई थी। दहाइयों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो देखा जाए तो मोस्टली सेकुलर पार्टी थी और काफ़ी अरसे से ब्रिटिश के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी। लेकिन एक और पावरफुल ग्रुप राइज हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जो एक शार्प और फेमस लॉयर थे। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी को पुश किया। आइडिया ये था कि मुसलमान और हिंदू दोनों के आइडियाज डिफरेंट हैं, दोनों के यकीन डिफरेंट हैं, दोनों के अकीदे डिफरेंट हैं। देखा जाए तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट नेशंस थी जो एक कंट्री के अंदर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उन्हें ये डर था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी के अंदर है, मुसलमानों को वहाँ पे बैक पुश किया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड की, पाकिस्तान। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था और अपनी पावर को रिटेन नहीं कर सकता था। इंडिया इंडिपेंडेंस अब अगर का ऑप्शन नहीं था कि अगर होगा तो ऐसा होगा, नहीं, बल्कि अब व्हेन का ऑप्शन था कि कब होगी। पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा था और कम्युनिटीज़ के दरमियान कंट्रोवर्सीज और टेंशन्स बॉयल होना शुरू हो गई। पूरा स्टेज सेट था एक डिसीजन के लिए जो सब कुछ बदल देगा। और एक ब्रीफ मोमेंट के लिए ज़रा सोचें, एक ऐसा सॉल्यूशन था जो इस सब चीज़ों को रोक सकता था और कंट्री को एक पीस के अंदर रख सकता था। मार्च 1946 में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर दिल्ली है। ये कैबिनेट मिशन थी। उनका काम ये था कि पावर को पीसफुली हैंड ओवर करना और अगर हो सके तो इंडिया को स्प्लिट ना करना। ब्रिटेन के लिए यूनाइटेड इंडिया अब भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ हफ्तों की बातों के बाद मिशन ने एक रेडिकल प्लान ऑफर किया। ये एक कॉम्प्लेक्स 3 लेवल फेडरल सिस्टम था। टॉप पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती, लेकिन वो वीक होती, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशंस जैसे मैटर्स हैंडल करती। रियल पावर नेक्स्ट लेयर में होती,
ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को 3 ह्यूज सेल्फ गवर्निंग जोन्स में बंडल किया जाता। ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी एरियाज होते, ग्रुप बी नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज और ग्रुप सी में बंगाल और असम नॉर्थ ईस्ट में। हर ग्रुप की अपनी गवर्नमेंट होती जो ऑलमोस्ट खुद डिसीजन लेती अपने सारे मैनेजमेंट प्लान के लिए। गोल एक था, यूनाइटेड बट डीपली फेडरल इंडिया था। इसमें कहीं पाकिस्तान नहीं बन रहा था। ये वो कंप्रोमाइज था जो इंडिया को बचा सकता था। कांग्रेस को पूरा यूनाइटेड इंडिया भी मिल रहा था और मुस्लिम लीग को मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के अंदर फुल ऑटोनॉमी मिलती। बेसिकली एक पाकिस्तान इंडिया के अंदर सिर्फ हार्ड बॉर्डर के बगैर ये सारा सिस्टम काम करता हुआ भी लगा। दोनों साइड्स ने कॉशियसली हाँ कहा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एग्री हो गई। उन्हें लगा कि जब एक बार मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज एस्टेब्लिश हो जाएं तो उन्हें इवेंचुअली लीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। उन्हें भी था कि इंडिया पूरा यूनाइटेड रहेगा। एक स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसा लगा कि सारे क्राइसिस खत्म हो चुके हैं, अब सब चीज सुकून से चलने वाली है। लेकिन इस दौर तक आते आते दोनों साइड से ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कांग्रेस पार्टी स्पेशली उसके लीडर जवाहरलाल नेहरू इस पूरे ग्रुपिंग सिस्टम से सस्पिशियस थे। उन्हें ये डर था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरलेस कर देगा, सेपरेट स्टेट्स में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ नाम का फर्क होगा। फिर जुलाई 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने एक फेटफुल मिस्टेक की। उन्होंने अनाउंस किया कि जब कांग्रेस पार्टी न्यू गवर्नमेंट को ज्वाइन करने में एग्री हो गई है तो वो खुद को कैबिनेट मिशन डिटेल्स के बारे में बाउंड फील नहीं करती। जिन्हां के लिए ये अल्टीमेट गद्दारी थी। ये प्रूफ था कि कांग्रेस कभी भी उस डील को ऑनर नहीं देगी जिसके अंदर मुस्लिम्स को कोई पावर भी मिलती हो। ये महसूस करते हुए कि सारी बातें पॉइंटलेस हैं, मुस्लिम लीग ने इस सारे प्लान से अपने आप को पुल कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तो न्यू गवर्नमेंट में नहीं आने वाले। अगस्त 16, 1946 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे करार दिया ताकि पाकिस्तान की क्रिएशन को फोर्स किया जा सके। प्रोटेस्ट जल्दी ही हॉरिफिक क्रिमिनल वाले से बदल गए। कलकत्ता में हजारों लोग ज़िबा कर दिए गए, जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना गया। वायलेंस फिर पूरे कंट्री में एक वबा की तरह फैल गया। यूनाइटेड इंडिया का ड्रीम डेड हो चुका था। कैबिनेट मिशन प्लान जो कंट्री को यूनाइटेड रखने का एक प्रोजेक्ट था, वो सब टुकड़ों में बट गया और एंड में सिर्फ सियाह बची। ब्रिटिश इस सारे केओस को देखते हुए अब सिर्फ इस कंट्री से निकलने के लिए डेस्परेट थे। उन्होंने इस कॉम्प्लिकेटेड प्लान को ट्रैश में डाल दिया और एक मच सिंपल और एक ब्रूटल आइडिया सामने लेकर आए। न्यू वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन एक न्यू आइडिया के साथ इस कंट्री में है। उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, जल्दी इस कंट्री से निकल जाओ। उन्होंने इंडिपेंडेंस की टाइम जो ईयर्स में होनी थी उसको क्रश करके फ्यू मंथ्स कर दी। एक डेट सेट होगी 15 अगस्त 1947। And now the time comes when we shall redeem our pledge. जब कंट्री अब डिवीजन हो रही थी तो किसी न किसी को चाहिए था कि वो इस पर लाइन ड्रा करे, ये जॉब सर साइरल रेडक्लिफ को दी गई। ये एक ब्रिटिश लायर थे जिन्हें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें सिर्फ 5 दिन दिए गए पंजाब और बंगाल जैसे बड़े सूबों को डिवाइड करने के लिए। वो उन लोगों के दरमियान बॉर्डर्स ड्रा कर रहे थे जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहते थे, जिनका कोई कसूर नहीं था। पूरा प्रोसेस सीक्रेट में किया गया। जब किसी ने सर रेडक्लिफ से इस केओस के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लोग एनीवे सफ़र तो करेंगे। फाइनल बॉर्डर लाइन सर रेडक्लिफ ने जो लाइन ड्रा की थी वो 17 अगस्त तक पब्लिश नहीं की गई। 2 दिन हो चुके थे जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि मिलियंस ऑफ लोग इंडिपेंडेंस डे पर बंगाल और पंजाब में उठे। उन्हें ये पता नहीं तो वो किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। जब मैप आया असल डर तब स्टार्ट हुआ। न्यू बॉर्डर्स की अनाउंसमेंट के बाद इंसानी तरीके की सबसे बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दिया। पंजाब और बंगाल में हजारों लोग जो एक्सट्रीमिस्ट ने उकसाए थे वो अपने सूबों को क्लीन करने के लिए रैम्पेज पे खड़े हो गए। हमसाये ने हमसाये को कत्ल करना शुरू कर दिया। हजूम के हजूम को कत्ल, रेप और टॉर्चर आम बात हो गई। एक एस्टिमेशन के मुताबिक 14 से 15 मिलियन लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए।
जो कुछ भी कैरी कर सकते थे, जो हाथ में पकड़ सकते थे, वो पकड़ा और उस बॉर्डर की तरफ भागे और उस कंट्री में जाना चाहा जिसमें वो कभी नहीं चाहते थे जाना। रेफ्यूजीज से भरी हुई ट्रेन को लाशों का मरकज बना दिया गया। वो अपनी डेस्टिनेशंस पर खामोशी से बगैर सायरन के पहुंचते। हर सिंगल मर्द, औरत और बच्चा डरा हुआ था। वो उन लोगों का अजाब उठा रहे थे जो बंद दफ्तरों में बैठ के फैसले कर चुके थे। औरतों को सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया। बहुत सारी औरतों ने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी इज्जत गंवाने से पहले अपनी ही जान ले ली। ये सोसाइटी का टोटल कोलैप्स था। इंडिया और पाकिस्तान की न्यू नेशंस आग के अंदर जल गई। वो पॉलिटिकल डील जो फ्रीडम हासिल करने के लिए की गई थी, उससे इतना बड़ा मास डिस्ट्रैक्शन हुआ कि उसको आज के दौर में भी समझना मुश्किल है। सर साइमन रेडक्लिफ जिन्होंने ये लाइन ड्रा की थी, वो खुद इतना शर्मिंदा और इतना डर गए कि उन्होंने अपनी पील लेने से इनकार कर दिया। वो डील जिसने इंडिया को ब्रोक किया, बल्कि एक कंट्री को दो हिस्सों में रख दिया। पाकिस्तान दो विंग्स के साथ फॉर्म में आया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो 1000 माइल से ज़्यादा इंडियन लैंड से सेपरेट थी। ये जियोग्राफिकल नाइटमेयर स्टार्ट से ही डूम्ड था। सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर वेस्ट पाकिस्तान में थी, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इग्नोर्ड और एक्सप्लॉइटेड फील करने लगे। ये बिल्ट इन टेंशन आखिरकार एक्सप्लोड हुई। 1971 में एक सिविल वार के बाद बांग्लादेश एक न्यू कंट्री के नाम से आज़ाद हुआ। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इस लाइन के असरात आज भी हमें नजर आते हैं। वो करवाहट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा की गई, वो आज के दौर में भी जिंदा है। एक ऐसी नेशन, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसे लोग जो हजारों लाखों साल से इकट्ठे रह रहे थे, क्या वो किसी मजहब की वजह से या किसी मजहबी दरार की वजह से क्या एक दूसरे के खून के दुश्मन बन जाएंगे? हम में और इंडियंस में क्या फ़र्क है? सिर्फ रिलीजन का फ़र्क है। नस्ल एक है, ज़ात एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक ही है। सिर्फ रिलीजन की बेस पे क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाए? क्या उनका रिलीजन या हमारा रिलीजन हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए? कोई भी रिलीजन जो देखा जाए तो कितना ज़्यादा वायलेट कर सकता है, वो भी इस बात को इजाज़त नहीं देता कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर दें। कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड इशू आज तक यही बताता है। एक लैंड जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। एक दूसरे के साथ उस लैंड के ऊपर लड़ते 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 हमें 75 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या ये है पाकिस्तान? ये है इंडिया? क्या ये हैं वो लोग जो लाखों साल से इकट्ठे रहते थे? देखा जाए तो ये लोग कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करते, ना उस दौर में करते थे, ना हज़ारों साल पहले करते थे, ना आज के दौर में करते हैं। बल्कि ये वो पॉलिटिक्स है, ये उन बंद दफ्तरों के अंदर हुई गई डील्स हैं जिसका नतीजा, जिसके बोझ आज तक आवाम उठा रही है। जो बंद दफ्तरों में डील्स हुई थी, उनका खमियाजा 1947 में लोगों ने उठाया। लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया और लोगों ने अपने लीडर से कहने पर एक दूसरे को मारा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ये बात लाजमी याद रखिएगा कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजाद हैं, आजाद रहें।